हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में क्लास 6 का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों, साधारण हलवाहों, भूमिहीन मजदूरों, फिर उत्तरी हिस्से में इस सभी चीज़ को क्या बोला जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि संगम साहित्य के बारे में जानकारी लेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि सिक्के का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ, ये सब की जानकारी लेंगे। और हम ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि आप लोग इसका लास्ट में जो 1.5 पेज का नोट्स है, जो इस चैप्टर का समराइज है, उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए हम देखते हैं लोहा के बारे में। लोहा हम लोग जानते हैं कि लोहा की खोज आज से 3000 साल पहले हुआ था, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जब लोहे की खोज हुई तो लोगों के ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले लोग पशुपालक थे। उसके बाद जब लोहे की खोज हुई तो मनुष्य कृषक हो गए, जो कृषि पर निर्भर होने लगे। इसमें यही चर्चा है। और इसमें यह भी दिया गया है, लोहे के औजार 2500 वर्ष पहले बनाया गया था। और फिर देखेंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम में सिंचाई व्यवस्था। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। क्या क्या चीज़? ये याद रखने की चीज़ है, नहरें, कुएं, तालाब और जलाशय बनाए गए। अब आगे देखते हैं गाँव में कौन कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 प्रकार के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को बेलाला कहा जाता था। भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेलाला। और साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था, उनवार। और भूमिहीन मजदूर को दास, कैडेसियार और अदमई कहा जाता था। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। और उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान व्यक्ति था उसको ग्राम भोजक कहते थे। ग्राम भोजक वही लोग होते थे जिनके पास अधिक संपत्ति, अधिक जमीन था। और ये अनुवांशिक था, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके घर के ही आदमी बनते थे, यानी यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक पद का कार्य क्या था? इसका काम था कर वसूलना, न्यायाधीश का काम भी, और कभी कभी पुलिस का भी काम कर लेता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे? गृहपति। और ज़्यादातर इनमें छोटे किसान रहते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, उसे दास कर्मकार आते थे। दास कर्मकार ही काम करता था किसके यहाँ? ग्राम भोजक के यहाँ। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब हम संगम साहित्य के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत में पहली एडी से 3rd एडी तक लेखकों, कवियों की सभाएं बुलाई गई, जिसे हम संगम कहा जाता था। यह संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में बुलाई गई। किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के। और टोटल 3 संगम हुआ था। पहला संगम मदुरई में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अगस्त ऋषि था। और दूसरा कपाटपुरम में, जिसका अध्यक्ष तोल्काप्पिय था। तीसरा मदुरई, जिसका अध्यक्ष नकीर था।
पहली संगम में लिखी गई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरी संगम में लिखी गई एकमात्र पुस्तक उपलब्ध है जिसका नाम है तोल्काप्पियर, जो तमिल का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तीसरे संगम के पुस्तक जिन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया था। पत्तू पातू जो 10 पदों का संकलन था, एतु तो के 8 पदों का संकलन था, पदेन क्रियू 18 गीतों का संकलन था। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंस है और आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। शिल्पादिकरम का लेखक कौन था? इलागो आदिगल। मणिमेखले का शीतले सिंतनार। जीवक चिंतामणि का तिरुवकटेवर। अमुक्त माल्याद का कृष्णदेवराज। अमुक्त माल्याद कृष्णदेवराय। और कवि राजमार्ग का अमोघ वर्ष। तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद का नाम क्या था? भारत बेनवा, जिसका कौन अनुवाद किया था? पेरुन देवनार। और रामायण का रामावतारम, जिसका लेखक था कंबन। और इसमें एक कहानी दी गई है, एक निर्धन व्यक्ति कैसे अमीर बनता है। एक निर्धन व्यक्ति के पास मरा हुआ चूहा रहता है। वह चूहा एक सिक्का में जिसके पास बिल्ली रहता है उसको उसके यहाँ बेच देता है। एक दिन क्या होता है, आंधी तूफान आती है जिससे राजा के बगीचे में बहुत खरपतवार पत्ती जमा हो जाता है। उसको हटाने के लिए युवक ने माने बहुत जो खेल रहा था उस सब को बुलाकर और उसको मिठाई देने का वादा करके उससे साफ करवा के और वो खरपतवार खुद को रख लेता है। और यह खरपतवार कुम्हार को दे देता है। कुम्हार जो बर्तन पकाने के ईंधन के लिए जरूरी था। अब इस युवक के पास कुछ पैसा अधिक हो गया। अब क्या हुआ, जैसे जो घास काटने वाली थी उसको वो पानी पिलाया और कहा कि तुमने हमारे लिए इतना घास जो काट रही थी वो खुश होकर बोला कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वाले के पास जाकर, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। 500 गट्टर उस घोड़े के व्यापारी को दे दिया, जिससे उसके पास 1000 सिक्के आ गए। तो इसी तरह वह निर्धन व्यक्ति अमीर हो गया। अब प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोत से भी पता चलता है। शहर, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतें की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अनेक शहरों में वलय कूप मिले। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। वलय कूप किसके लिए? गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होता था। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। मोहल्लों, बाजारों और आम घर के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। नाविक वेरिगाजा भरूच का यूनानी नाम है। वेरिगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। वेरिगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, सोने और चांदी के सिक्का का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां भी, सूती, कपड़ा, रेशम तथा इन इत्र से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, जिन्हें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब सिक्के के बारे में हम देखेंगे। सिक्के के बारे में सबसे पहला सिक्का कौन था? आहत सिक्का या पंचमार्क या करसापन, जो 500 BC में मिलता है।
5 BC में भारत में सिक्कों की प्राप्ति कब हुआ? 5 BC में। इस समय सिक्कों का हाथ पंचमार्क करसापन कहा जाता था। ये सिक्के चांदी एवं तांबे के बने होते थे। पंचमार्क सिक्का मौर्य काल तक चला था। कब तक चला था? मौर्य काल तक। और जब मौर्योत्तर काल आया तो इस सिक्का को पव कहलाता था। पव और चांदी का बना होता था। इसे रुपये या रूप भी कहा जाता था। ग्रीक बैक्टीरिया शासकों ने भारत में पहली बार तिथि युक्त, लेख युक्त और मानव आकृति युक्त सिक्के जारी किए। कौन? ग्रीक बैक्टीरिया शासक ने। मिनांडर ने 2 BC में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए? कुषाण। यही सब है। अब देखते हैं कि कौन सा जगह किस लिए प्रसिद्ध था। तो एक चीज़ है, जो मथुरा था ना, वो मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने के लिए का केंद्र था। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। और कपड़ों के उत्पादन में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के लिए मदुरई और वाराणसी प्रसिद्ध था। लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले। इसके बारे में तो अगले अध्याय में पढ़ना है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखते हैं, एक मथुरा के अभिलेख मिला है जिसमें क्या चीज़ चर्चा है? सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख है। किस अभिलेख में? मथुरा अभिलेख में। सुनारों, लोहारों, बुनकरों, माला बनाने वाला, इत्र बनाने वाला का उल्लेख कहाँ है? मथुरा अभिलेख में। शिल्प तथा शिल्पकार। उत्तरी काले चमके पात्र। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार वाली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह पर काली हो जाती है। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन के शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। किस भाग में? उत्तरी भाग में। याद रखना क्या चीज़। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्प के अवशेष नहीं ध्यान है कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। और कहाँ? वाराणसी और मदुरई में प्रसिद्ध केंद्र थे। स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अनेक अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। शिल्पकार और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जा गया। इसका काम क्या था? शिल्पकारों का काम था कि प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों का श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। सूत के बना आर्किमिडीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक पतन था, जो 2200 से 1900 साल पहले आर्किमिडीज का एक पतन था, यानी बंदरगाह था। यह दूर दराज से आए जहाज़ों से सामान उतारते थे। यहाँ के ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से कप पकड़ने के लिए हत्थे लगे, साथ ही रेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं।
एरेटाइन जैसे मुँह लगे। एरेटाइन क्या है? इटली के एक शहर का नाम है। चलिए दोस्त, अब हो गया है समाप्त, और देखते हैं जो हम नोट्स बनाए हैं उसमें आप लोग तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? बेलाला। और साधारण हलवाई को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को दास, कैडेसियार और अदिमई कहा जाता है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाते थे। ये न्यायाधीश, कर वसूलने और पुलिस का भी काम करते थे। स्वतंत्र कृषक गृहपति कहलाते थे। ये सब है, हम पहले ही बताए हैं, और इस सब का नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम चर्चा किए वही है, ये तीनों जरूर याद रखिएगा। तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद भारत वेनवा, रामायण का रामावतार। मथुरा बेहतरीन किसी लिए मूर्ति बनाने का केंद्र था, और मथुरा के अभिलेख में सुनहरों इस सब का चर्चा हुआ है। कपड़ों के उत्पादन में वाराणसी और दक्षिण में शिल्पकार व्यापारी के संघ को श्रेणी करते थे। आर्किमिडीज का पतन था। भारत में सिक्कों की प्राप्ति 5 BC में आज से सर्वाधिक सूद सुने। चलिए दोस्त, अब हो गया। अब इस सब को नोट्स जरूर बनाइएगा। दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या है कि दरोगा के एग्जाम में NCERT से जरूर पूछता है। पिछले बार मेंस में 16 क्वेश्चन आया था। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।